Hello students, how are you? Hope all of you are fine in this epidemic. उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे इस महामारी के समय में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, काढ़ा पीजिए, जो भी हेल्दी सामान हो सकता है वो खाइए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आज से टॉपिक शुरू होने से पहले जो है थोड़ा सा मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त इस टॉपिक से ज़्यादा ज़रूरी ये टॉपिक है एपिडेमिक का। जान है तो जहान है। और जैसा कि आपने कोरोना पहले स्टार्टिंग में सुना था, काफ़ी दूर दूसरे देशों में सुनाया करता था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि अब सावधान रहने का, प्रिकॉशन लेने का, अवेयर रहने का सबसे क्रूशियल टाइम आ चुका है। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। पहले हम लोग को दूसरे देश में सुनाता रहा कि चाइना में कोरोना है, से लोग परेशान हैं। फिर दूसरे देशों में सुनाना शुरू हुआ, अपने देश में नहीं सुनाता था। फिर नेक्स्ट फेज़ में हमारे देश में आ गया। लगता था अच्छा हमारे देश में आ गया, अभी चलो हमारे देश में ना आया है, लेकिन हमारे स्टेट में नहीं आया है, उत्तर प्रदेश में नहीं आया है, महाराष्ट्र में, दूसरे स्टेट में, ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में सुनाना शुरू हुआ। फिर भी हम लोग निश्चिंत थे, अच्छा उत्तर प्रदेश में आ गया, कोई बात नहीं, अभी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी आया, बनारस में नहीं आया है, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी लोग पढ़ते हैं इस कॉलेज में, उनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो भी निश्चिंत हो, ठीक है। बट अब क्या फिर सुनाई दिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया कोरोना का पेशेंट या ये वायरस। फिर लगता था अच्छा डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है यार, 50 किलोमीटर में मेरा डिस्ट्रिक्ट फैला है, उतने दूर दूर कोरोना निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर मेरे पास नहीं आ पाएगा। तब भी आप लोग लापरवाह हैं, या आप लोग नहीं होंगे, आपके घर में कुछ लोग होंगे बड़े, खासकर वो और बात नहीं मानते, बच्चों से ज़्यादा लोग बड़े परेशान कर रहे हैं। बच्चे तो मान जा रहे हैं, बड़े नहीं मान रहे हैं, बड़े बाहर जा रहे हैं, पापा चाचा वो भी बिना मास्क के लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें समझाइए। तो फिर क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट में आप क्या है, लगता है दूर है, फिर क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट में भी अब आपके लोकेलिटी में आने लगा, आपके मोहल्ले में आने लगा, आपके घर के आसपास अब हॉट स्पॉट बनने लगा, और आपके घर के आसपास भी पता लगने लगा कोरोना आ गया। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है घर में आना, पहले दूसरे देश में आया, फिर आपके देश में आया, फिर दूसरे स्टेट में था, आपके स्टेट में आ गया, फिर आपके स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब आपके डिस्ट्रिक्ट में आ गया, और आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपके एरिया में आ गया, आपके मोहल्ले में आ गया, आपके पड़ोस में आ गया। तो अब अगला स्टेप क्या है कोरोना का, आपके घर में आना। भाई किस्मत ख़राब रहेगी, अगर आना रहेगा तो वो किसी भी तरह आ सकता है आपके घर में, बट फिर भी हम लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब ये टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, संभल के रहिए आप लोग, बाहर बिल्कुल मत निकलिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और अपने घर के बड़ों को, जो इस वक्त बच्चों से भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बाहर निकल के और लापरवाही कर के, उनको समझाइए, डांटिए, और घर में रखिए उनको भी, बिना वजह बाहर मत निकलने दीजिए। चलिए फिर इन बातों के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सचेंज कंट्रोल। टुडेज टॉपिक इज़ एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है, गवर्नमेंट का ये पावर होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। हमें किस देश से कितना सामान मंगाना है, हमें किस देश में कितना सामान भेजना है, हमें किस देश में कौन सा सामान भेजना है, हमें किस देश से कौन सा सामान मंगाना है, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो एक्सचेंज कंट्रोल में यही आता है।
Exchange control means that all the foreign receipts and payment in the form of foreign currencies are controlled by the government. Exchange control is one of the most important device to control international trade and payment. तो वही बात बोला जो हमने बताया कि एक्सचेंज कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट. इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, तरीका है, वो है एक्सचेंज कंट्रोल. इट एम्स एट इक्विलिब्रेटिंग फॉरेन रिसीप्ट एंड पेमेंट. इसका एम होता है इक्विलिब्रेटिंग मीन्स कि बराबर करना. जैसे कि तराजू के दो पहलू होते हैं, दो तरफ होते हैं तराजू के, तो एक तरफ हम 1 kg रखते हैं, दूसरी तरफ भी 1 kg रखते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे. इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसी को लोग बोलते हैं इक्विलिब्रेटिंग. इसमें ये बोल रहा है इट्स एम एट इक्विलिब्रेटिंग फॉरेन रिसीप्ट एंड पेमेंट. इसका जो एम होता है, ये एम होता है कि जितना हम बाहर के देशों से सामान मंगा रहे हैं उतना ही हम सामान भेजें. ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा सामान मंगाएं और भेजें कम. अगर हम 100 रुपये का सामान बाहर के देशों से अपने देश में मंगा रहे हैं तो हम 100 रुपये का सामान कम से कम बाहर भेजें भी. उससे ज़्यादा भी भेज सकते हैं, बट कम से कम 100 रुपये का सामान बाहर भेजिए, दोनों बराबर रहे, कम एटलीस्ट. फिर नेक्स्ट, एक्सचेंज कंट्रोल डील्स विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़, disregards market forces and substitute for them the arbitrary decision of government officials. एक्सचेंज कंट्रोल जो डील्स करता है, हैंडल करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को, कि किन वजहों से बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रेटिंग नहीं हो पा रहा है, क्यों हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या सब्स्टिट्यूट है, ऐसा कौन सा सामान है कि जो हम बहुत ज़्यादा मंगवा रहे हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट तैयार करना, मीन्स कि उसके बदले जो हम अपने देश में ही कुछ बना हुआ इस्तेमाल कर सकें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अपने देश में बनाना. नेक्स्ट है, इम्पोर्ट एंड अदर इंटरनेशनल पेमेंट आर नो लॉन्गर डिटरमाइंड solely by international price comparison but also by consideration of national need. तो जिसमें ये बोल रहा है इम्पोर्ट एंड अदर इंटरनेशनल पेमेंट आर नो लॉन्गर डिटरमाइंड सोनली बाई इंटरनेशनल प्राइस. मीन्स कि इम्पोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही नहीं होना चाहिए या नहीं होता है. ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई सामान अगर 100 रुपये का मिल रहा है और दूसरे देश में वही सामान 50 रुपये का मिल रहा है तो हम 50 रुपये में सामान को इंपोर्ट करना शुरू कर दें, अपने देश में उस सामान को मंगाना शुरू कर दें. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही हम इंपोर्ट सामान नहीं करते हैं. बट ऑल्सो कंसिडरेशन ऑफ नेशनल नीड. बट ऑल्सो मतलब कि जब नेशन की ज़रूरत के हिसाब से हम इंपोर्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस की वजह से ही हम देश को अलाउ कर दें कि उस देश से कोई भी सामान मंगवा लो. नहीं, नेशनल नीड के हिसाब से हम ज़रूरत होता है तो प्राइस सस्ता होने के बावजूद हम उस देश से सामान नहीं खरीदते हैं या मना कर देते हैं. और इसका बहुत बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है अभी का चाइना और इंडिया में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे चीज़ों पे इंडिया बैन लगा रहा है कि सस्ता होने के बावजूद इंडिया बोल दिया कि हम चाइना से नहीं लेंगे. चाइना सस्ते में वो सामान दे रहा था लेकिन प्राइस कम होने के बावजूद इंडिया ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि नेशनल नीड इस समय क्या है, देश का ज़रूरत क्या है, सस्ता नहीं. हम अपने दुश्मन को और मजबूत नहीं कर सकते अपना पैसा दे के वहाँ पे उनसे सामान खरीद कर देते. तो फ़िलहाल ज़रूरत ये नहीं है कि प्राइस कम है तो वहाँ से ले लें. फ़िलहाल ज़रूरत है अपने नेशन की नीड क्या है, उसकी सिक्योरिटी, उसे स्ट्रॉन्ग करना और दुश्मन को कमज़ोर करना. और अगर दुश्मन से हम सामान खरीदेंगे तो वो और मजबूत होगा और हम और कमज़ोर होंगे. तो इसलिए सिर्फ प्राइस ही ऐसा फैक्टर नहीं होता कि इंपोर्ट करने के लिए कि सस्ता है तो हम इंपोर्ट कर लें वहाँ से. नेशन की नीड भी बहुत ज़रूरी है कोई भी सामान इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों से. तो नेशनल की नीड को हम कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ प्राइस के बेसिस पर उस सामान को इंपोर्ट नहीं कर सकते.
नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल. इंटरनेशनल ट्रेड बोल दिया आपने. ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, तो उसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मीन्स क्या हुआ? डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, इंडस्ट्रीज मीन्स कारखाने, फैक्ट्रियाँ. तो सबसे पहला है एक्सचेंज कंट्रोल का कि घरेलू उत्पाद को, घरेलू इंडस्ट्रीज़ को बचाए रखना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सिक्योरिटी देना. अब कोई चीज़ इंडिया में जो है बन रहा है उसका कॉस्ट 100 रुपये आ रहा है, लेकिन वही चीज़ बाहर के देश में हमको 80 रुपये में मिल जा रहा है इंडिया में मंगवाने पे. तो इंडिया वाले सब इम्पोर्टर्स बाहर से मंगवाने लगे और उस 80 रुपये के सामान को 90 में यहाँ बेचने लगे. तो तब भी उनको 10 रुपये बच रहा था और इंडिया के सारे पब्लिक ख़रीदने भी लगी, क्योंकि जो पहला जो इंडिया में वो प्रोडक्ट बनता रहा उसका दाम 100 रुपया था, बट हमें वही चीज़ अब 90 रुपये में मिलने लगा. तो जो प्रोडक्शन वाले थे उनको लॉस होने लगेगा, उनका सामान नहीं बिकेगा. और जो सामान इंपोर्ट करके बाहर से मंगा रहा है 80 रुपये में, वो 10 रुपये प्रॉफिट रख के भी बेचेगा, तभी उसका सामान बिकेगा 90 रुपये में, क्योंकि बेच रहा है इंडिया वाले सामान से 10 रुपये कम. तो इससे क्या होगा? इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो वो सेम प्रोडक्ट बनाया करती थी, जो 100 रुपये में बेचा करती थी, अब वो सब धीमे धीमे बंद होने लगेंगी, क्योंकि इंपोर्ट हुआ सामान बिकेगा और जो इंडिया में बना हुआ सामान है वो रखा रह जाएगा, वो बिक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कारखाने, फैक्ट्रीज बंद होने लगेंगे. और उसमें काम करने वाले वर्कर्स, लेबर्स, ऑफिशियल स्टाफ, वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे, उनकी नौकरी चल जाएगी. तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल इंटरफेयर करता है और बोलता है कि नहीं, ये सामान हम आपके देश से नहीं मंगाएंगे, आपके देश में सस्ता पड़ रहा है मंगवाना, तो भी जो है हम सामान को नहीं मंगाएंगे, क्योंकि आपके सामान देश से मंगाने में हमारे देश के लेबर्स अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, हमारे देश की फैक्ट्रियाँ बंद हो जा रही हैं. इस वजह से हम आपके देश से सामान नहीं मांगेंगे, उस सामान पे हम बैंड लगा देंगे. जब सामान पे बैंड लगा देंगे तो बिकना बंद हो जाएगा, इंडिया में इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा. जब इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा से हमारी फैक्ट्रियाँ चलने लगेंगी, हमारे लोगों को रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा. तो पहला पॉइंट था प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. सेकंड है चेकिंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स. जैसा कि हमने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रिकॉर्ड रखता है सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का. ये देखा गया कि हमने पिछले साल सामानों को मंगवाया ज़्यादा है, भेजा कम है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है. हमने 1 लाख का सामान, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 लाख का सामान मंगवाया है दूसरे देशों से अपने देश में, और हमने सिर्फ 80,000 का, 80,000 का सामान दूसरे देशों में भेजा है. और आप सब जानते हैं इंपोर्ट अगर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, हमने दूसरे देशों से सामान मंगवाया ज़्यादा है, अपने देश से सामान भेजा कम है, तो ये अच्छा कंडीशन नहीं होता किसी भी इकनॉमी के लिए. तो मीन्स की जो 20,000 का नुकसान है, 1 लाख का सामान हमने मंगाया, 80,000 का भेजा, ये 20,000 रुपये की जो गैप है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग को 2 उपाय है. पहला उपाय ये है कि हम अपना इंपोर्ट कम करें. जो हम 80,000 का सामान भेजें बाहर, तो अपने इंपोर्ट को भी हम 80,000 पे ले आए. जो 1 लाख का हमने इंपोर्ट किया था उसको 80,000 पे ले आए. और या फिर दूसरा रास्ता ये है कि हमने 1 लाख का इंपोर्ट किया है, तो अपना हम एक्सपोर्ट को भी 1 लाख तक ले जाए. जो पहले हमने 80,000 रुपये का एक्सपोर्ट किया था उसको किसी भी तरह बढ़ाएं और उसको 1 लाख तक ले जाएं. तो ये रास्ता है. तो ठीक है, तो पहले रास्ता को पहुँचने, जो पहला रास्ता मैंने बताया कि हमारा इंपोर्ट अगर 1 लाख का है और एक्सपोर्ट 80,000 का है, तो अगर इंपोर्ट को हम 20,000 रुपये कम कर दें तो इंपोर्ट भी हमारा 80,000 हो जाएगा और एक्सपोर्ट भी 80,000 हो जाएगा. तो ये इंपोर्ट को 80,000 तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमने इंपोर्ट 1 लाख का किया था, अपने देश में सामान हमने 1 लाख का मंगवाया है, इसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट देखेगा कि ऐसी क्या क्या गैर ज़रूरती चीज़ें हैं जो हमने मंगाया है, और उन चीज़ों पे गवर्नमेंट बैंड लगा देगा.
फिर से मैं बता रहा हूँ, इंपोर्ट हमने दूसरे देशों से सामान हमने 1 लाख का मंगाया, 1 लाख, और दूसरे देशों में हमने सामान 80,000 का भेजा। हमने अमेरिका से सामान, अमेरिका नाम एग्जाम्पल है ये, अमेरिका से हमने 1 लाख का सामान अपने देश में मंगवाया और अमेरिका को सिर्फ हमने 80,000 रुपये का सामान भेजा। तो मीन्स अमेरिका से हमने 20,000 रुपये का ज़्यादा मंगवाया। तो उसको 20,000 को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि हमने क्या क्या सामान मंगवाया, उसमें से जो सामान लेस इम्पोर्टेंट रहेंगी, ज़रूरी नहीं रहेगी, उस पर हम लोग बैंड लगा देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का सामान हमने अमेरिका से मंगाया, उसमें 50,000 का था, बम थे, पिस्टल थे, मशीन गन थे, मतलब हमारे आर्मी के लोगों के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थीं, मशीन गन्स, पिस्टल्स, गोलियां, बंदूक में लगने वाली गोलियां, इन सब चीज़ों को मंगवाया था हमने 50,000 का। 30,000 का मंगवाया था हमने मेडिसिन और एक ऐसे इक्विपमेंट मंगवाया 30,000 का कि जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए ज़रूरी हो, लोगों के इलाज के लिए ज़रूरी हो। और बाकी बचा 20,000 में हमने मंगवाया कॉस्मेटिक्स के सामान, मीन्स क्रीम, पाउडर, इन सब चीज़ों को हमने मंगवाया अमेरिका से। 50,000 का मशीन गन, आर्मी के लिए सामान मंगवाया, देश की सुरक्षा में जो लगा। 30,000 का हमने मेडिकल के लिए मंगवाया कि जो देश के लोगों के हेल्थ के लिए ज़रूरी था। और 20,000 का हमने मंगवाया कॉस्मेटिक के सामान, जो हम लोग और आप लोगों के लिए फेशियल और मसाज पाउडर, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, लिपस्टिक, डिओड्रेंट, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों को मंगवाया 20,000 का। तो गवर्नमेंट देखेगा इसमें नॉन एसेंशियल्स क्या क्या चीज़ें, तो फिर दिखा कि अच्छा नहीं, आर्मी के लिए तो ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो उसको मंगवाना ज़रूरी है, तो उसको क्या हुआ, एसेंशियल चीज़ है। फिर हेल्थ आया, हेल्थ वाला चीज़ भी क्या है, ज़रूरी है कि देश के हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि मेडिसिन मंगवाया जाए, वो भी टिक लग गया, नहीं ये ज़रूरी चीज़ है। अब आया कॉस्मेटिक का नंबर। बहुत सारे लोग आप लोगों में से बोलेंगे नहीं सर, कॉस्मेटिक तो सबसे ज़रूरी है, क्यों बोलेंगे नहीं सर, अच्छे दिखेंगे तभी ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी कॉस्मेटिक नहीं। आप लोग के लिए हो सकता है कि ऐसा हो कि कुछ लोग ऐसा सोचें, बट सब लोग ऐसा नहीं सोचेगा। नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी यही बोलेंगे नहीं सर, मेडिसिन और आर्मी के लिए हथियार पहले ज़रूरी है, कॉस्मेटिक ज़रूरी नहीं है। तो कॉस्मेटिक पे सरकार बैंड लगा देगा, बोलेगा कि अब आर्मी के लिए सामान और मेडिकल के लिए सामान आएंगे, 80,000 का सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। ये नॉन एसेंशियल में से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इन पे इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि 80,000 का हमारा इंपोर्ट भी हो जाएगा और 80,000 का एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। थर्ड है हेल्प टू द प्लानिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट के प्लानिंग प्रोसेस जो होता है, देश के हित के लिए क्या चीज़ है, उसमें जो है हेल्प करता है एक्सचेंज कंट्रोल। गवर्नमेंट जो प्लान बनाता है, हमें इतना इनकम चाहिए, तो उसके हिसाब से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल रोल प्ले करता है, चीज़ों को सस्ता करता है ताकि और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और गवर्नमेंट का इनकम बढ़े और उसका प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प मिल सके। फोर्थ है बैलेंसिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स वही जैसा कि मैंने बताया अभी सेकंड वाले पॉइंट में, चेकिंग नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, मीन्स कि इसमें भी मैंने बताया था 80 और 1,20,000 का जो डिफरेंस था, तो उसको बैलेंस करना, वही पॉइंट एक तरीके का हो गया ये भी, कि बैलेंसिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की। मीन्स अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है कि हमने सामान मंगवाया ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया था 1 लाख का सामान हमने मंगवाया है और भेजा सिर्फ 80,000 का है, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, क्योंकि हमने सामान मंगवाया ज़्यादा है और भेजा कम है। तो इस तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारना, सही करना। नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग रेवेन्यू। एक्सचेंज कंट्रोल की एक ऑब्जेक्टिव होता है कि नेशन को, इकनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करके दे। जितना ज़्यादा सामान हम बाहर भेजेंगे, जितना ज़्यादा सामान हम बाहर बेचेंगे दूसरे देशों में, उतना उस देश का पैसा हमारे देश में आएगा। साथ ही साथ में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें सामान का बाहर भेजने के लिए, और
और सामान का जब प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हमारे देश में, तो अर्निंग रेवेन्यू, तो उससे रेवेन्यू भी अर्न होगा। जब बाहर से पैसा आएगा हमारे देश में, वो पैसा बटेगा सबके बीच में, तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीपेइंग ऑफ फॉरेन डेप्ट। रीपेइंग ऑफ फॉरेन डेप्ट मीन्स क्या हुआ कि हमने दूसरे से अगर उधार लिया है, हमने अमेरिका से 5 लाख का उधार लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपए का उधार लिया है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, तो रीपेइंग फॉरेन डेप्ट में कैसे होगा कि एक्सचेंज कंट्रोल जो है कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट देगा। जैसे अमेरिका को फैंस की अगर नीड रहेगी, टेबल फैंस या सीलिंग फैंस जो आता है, तो अमेरिका पहले चाइना से सीलिंग फैंस मंगवाया करता रहा, तो इंडिया क्या बोलेगा कि हम आपको सस्ते में देंगे, आइए चाइना से ज़्यादा सस्ते में हम देंगे। तो अमेरिका बोलेगा अच्छा ठीक है, आप सस्ते में देंगे तो फिर हम आपसे ले लेंगे और सेम क्वालिटी देंगे जो चाइना आपको देता है, बल्कि उससे अच्छा क्वालिटी देंगे और उससे सस्ते में देंगे। फिर अमेरिका क्या आएगा, हमारे पास आके लेने लगेगा। तो फिर जो 5 लाख रुपए हमने अमेरिका को लिया था, तो उसके बदले में 5 लाख का उसे फैंस दे देंगे, जिससे हमारा डेप्ट भी रीपे हो जाएगा। वो फैंस बना के दे देंगे हम लोग। इससे क्या होगा कि जो हमने उससे 5 लाख का लोन लिया था, उसके बदले वो फैंस को हम दे देंगे, फॉरेन डेप्ट को हम चुका देंगे। स्टेबलाइजिंग ऑफ एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स में जैसे हमने सुना होगा कि इस वक्त हम अब 75 रुपये दें, 76 रुपये दें, 75-76 रुपये दें तो हमें $1 मिलेगा। ये इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट्स, कि $1 के बदले इंडिया के रुपए का क्या कीमत है। डिफरेंट करेंसीज से डिफरेंट रेट्स होता है इंडिया की करेंसी का, तो उस रेट को स्टेबलाइज करना मीन्स कि रोके रहना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना है। ऐसा नहीं कि आज 75 रुपये डॉलर की कीमत है तो कल 65 रुपये हो जाए, परसों 85 हो जाए, नहीं। जो रेट है उसको स्टेबल रखना, एक फ्लक्चुएशन हो भी तो धीमे धीमे हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, उसको स्टेबल रखना, स्टेबलाइज रखना में स्थिर रखना। और लास्ट है टू कंट्रोल फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन डीलिंग्स। एक्सचेंज कंट्रोल का ही ये ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेन कंपनीज़ को कंट्रोल में रखा रहे। फॉरेन कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ आ रहे हैं वो इंडिया में आके मनमानी न करना शुरू कर दें। जैसे कि आपने व्हाट्सअप देखा होगा, ये फॉरेन कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और आपने देखा था पहले व्हाट्सअप पे आप एक साथ कई लोगों को मैसेज कर दिया करते थे, फॉरवर्ड कर दिया करते थे। ये क्या था, ये डीमेरिट्स थे, जिससे बहुत तेज़ी से र्यूमर्स फैलते रहे, अफवाहें बहुत तेज़ी से फैल जाते रहे। तो व्हाट्सएप पे देखते होंगे कि एक साथ आप बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड हो गया, उस पर रोक लगाया गया, उसको कंट्रोल किया गया। तो इसी तरीके के कंपनीज़ को जो है और भी इंडिया में ना आ जाएं, या अगर आते तो वो एक कंट्रोल वे में काम करें, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, बिल्कुल अपने मनमाने तरीके से काम ना करना शुरू कर दें, एक कंट्रोल्ड वे में काम करें, वो कंट्रोल करके रखना, ये एक्सचेंज कंट्रोल का ये काम है। कि अगर वो कैपिटल लगा रहे हैं तो एक हिसाब से कैपिटल लगाएं। जैसे कि अभी आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा कि नहीं सुना होगा, HDFC बैंक में चाइना की कंपनी ने काफ़ी पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, शेयर खरीदा, तो गवर्नमेंट ने इसको, चाइना की कंपनियों को अपने देश में इन्वेस्ट करने से रोक लगा दिया कि अब चाइना जो है हमारे देश की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जान रहा था इंडिया कि अगर हम अलाउ किए रहेंगे तो चाइना हमारे कई सारी कंपनियों पे आके कब्जा कर लेगा और अपने मन चाहे तरीके से वो काम करेगा, जो कि देश के हित के लिए नहीं रहेगा, जो देश की भलाई के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए उस पर कंट्रोल किया, उस पर रोक लगाया। दीज आर ऑल थिंग्स इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर आप लोग ग्रुप में मैसेज न भी देख पाएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे क्लासेस के, जो भी हमने ऑनलाइन बताया है, पढ़ाया है, या एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हम देना होगा तो देंगे उसी पे चैनल पे। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा रहता होगा, उसे क्लिक कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा मैसेज ऊपर भी चला गया हो, अगर आप ना भी देख पाई हो तो भी कोई बात नहीं, वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा मेरे कोई भी वीडियोज़ अगर हम डाले रहेंगे तो सो डू सब्सक्राइब माई चैनल।
फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें भी बात करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं आप लोग बहुत परेशान हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा लगा पढ़ाई करके मेहनत कर लें, उसके बाद एग्ज़ाम्स हो चाहे ना हो, होंगे कि नहीं होंगे। मेहनत कर लेंगे पढ़ाई करके इतना, उसके बाद वो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो जिस तरह के आपके दिमाग में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में हैं, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना, क्लास में पढ़ाना, उससे कहीं ज़्यादा टफ हो रहा है हम लोग को इस तरह से ऑनलाइन क्लास लेना। तो आप लोग से ज़्यादा मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा है, क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बना रहे हैं, एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, गवर्नमेंट अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा, कैसे करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में आ रहे हैं कि इतना मेहनत कर रहे बर्बाद ना हो जाए। बट जो भी होगा देखा जाएगा। आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहिए, बाकी जो भी डिसीज़न होगा देखा जाएगा। या फिर जो भी कुछ आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन आता है तो हम जल्दी इसको अपने चैनल पर डालेंगे, उसके रिलेटेड चीज़ों को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा आप लोग। चलिए, हैव ए नाइस डे। जो दिन में पढ़ रहे हैं, जो रात में देख रहे हैं मेरे मैसेज को, इस वीडियो को, तो गुड नाइट आप लोग के लिए। जो दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अपने घर के बड़ों को आप समझाइए, घर में रहें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके।